नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी वशिष्ठ और आज हम डिस्कस करेंगे M3M के एक बहुत बड़ी खबर जिसके बारे में यहाँ के इन्वेस्टर शायद आज बहुत परेशान हो सकते हैं। बिल्डर के लिए बहुत बुरी खबर है, यहाँ के इन्वेस्टर के लिए उससे भी ज़्यादा बुरी खबर है। और हाँ, इस न्यूज़ को कोई भी बैलेंस्ड रिव्यू ना तो कोई करेगा और ना ही कोई बैलेंस रिपोर्टिंग करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मीडिया है वो इसको बढ़ा चढ़ा कर इस तरीके से सामने रखेगा कि इन्वेस्टर को लगेगा कि जो लगाया हुआ पैसा, इन्वेस्ट किया हुआ फंड पूरा उनका जा चुका है। और दूसरी तरफ जो हमारे रियल एस्टेट ब्रोकर हैं वो इस न्यूज़ को इतनी छोटी न्यूज़ बताएंगे कि कुछ है ही नहीं, या तो इसके बारे में बोलना ही पसंद नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये न्यूज़ ऐसे कैसी दबी रहे, या फिर इसके बारे में बात करेंगे तो बिल्कुल आपको कुछ ऐसे एक्सक्यूज़ देंगे जिनका कोई आधार ही नहीं है कि सर कुछ दिन पहले उस बिल्डर के साथ भी ऐसा हुआ था, अब देखो ना वो बिल्डर कैसा है। 2-3 बिल्डर के नाम भी लेंगे जो बहुत बड़े बिल्डर हैं। मैं भी मानता हूँ ऐसा हुआ है, लेकिन एक्सीडेंट में क्या सबकी डेथ होती है? नहीं ना। ऐसे भी बिल्डर्स हैं इस सिचुएशन में आए और बुरी तरह से बर्बाद हो गए। दोनों ही हैं, एक कॉइन्स के जैसे दो पहलू होते हैं। मैं दोनों ही आपके सामने रखूँगा, कोशिश करूँगा पूरा बैलेंस रहे। M3M प्रोमोटर्स बसंत बंसल जी और पंकज बंसल, ये वो नाम हैं जिसने इन कंपनी को एक छोटे से बिजनेस से लेकर और यहाँ तक पहुँचाया। मैं पूरी हिस्ट्री तो यहाँ पर नहीं शेयर करना चाहूँगा, बट एक बादशाहपुर की कुछ शॉप से लेकर जहाँ पर इन्होंने किसी टाइम पे कुछ शॉप बनाई थी, मैं तब से इनकी हिस्ट्री, तब से इनको मैं देख रहा हूँ। और उसके बाद आज तक इन लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए, तब से मैं इस बिल्डर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आपको रियल बताऊँ, मेरे हर एक प्रोजेक्ट को सजेस्ट करने का या ना करने के 10 से 15 पैरामीटर्स होते हैं। और मैं जब भी उन पर देखता हूँ, जब एक रिसर्च करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी जुड़ी हुई हैं। और इसी वजह से मैं इसको कभी भी अपने क्लाइंट को सजेस्ट नहीं कर पाया, कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाया। और मेरे बहुत सारे वीडियो यदि आप देखोगे M3M पर, तो जो मैं आप कह रहा हूँ उसका प्रूफ भी है। अब हम डिटेल में बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अब इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है, हम इनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ईडी ने बसंत बंसल और पंकज बंसल को अरेस्ट कर लिया है। काफ़ी सारी खबरें चली, आपको याद होगा कि जो जज साहिब हैं वो सस्पेंड भी हो चुके हैं, उनके ऊपर आरोप लगा कि वो इनका फेवर कर रहे हैं। आयरियो जो स्पोक्स पर्सन है, वैसे उन्होंने कहा है कि हमें जानने वाले हमसे लिंक लोग हैं और हमने कभी भी इनको अप्रोच करने की कोशिश नहीं की जज को, जो परमार साहब हैं, बट वो सस्पेंड हो चुके हैं। और इसके बाद ये जांच आगे बढ़ी और जैसे जैसे बढ़ती गई ये परतें खुलती जा रही हैं। और जैसा कि मैं हमेशा क्लाइंट को मना करता रहा था, कुछ कहते थे कि सर ये बताते हैं कि बहुत बड़े लीडर हैं बीजेपी में, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनके बेटे का पैसा यहाँ लगा हुआ है, उनका फ़ंड पूरा यहाँ पे लगा हुआ है, इनका कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तब भी मना करता था कि ऐसा कुछ नहीं है। और आगे भी जो चीज़ें हैं हम जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हर एक बात क्लाइंट्स के साथ शेयर करूं, क्योंकि वो बहुत सारी एक पर्सनल चीज़ें होती हैं, वो हम शेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना शेयर कर सकते हैं, अपना व्यू शेयर कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जो अपने को फॉलो करता है वो नहीं करेंगे, जो नहीं करता है वो करेंगे। और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं कि भाई मुझे प्लान समझ में आ रहा है, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मुझे लोकेशन समझ में आ रहा है, हाँ बिल्डर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट मैं इतना रिस्क लेने के रेडी हूँ। आपसे हम इतने दिन से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ पहले भी इन्वेस्ट किया हुआ है, यहाँ पर भी आपके साथ करना चाहते हैं। और उन लोगों ने मेरे साथ किया भी है, मेरे थ्रू भी किया इन्वेस्ट, बट मैंने उनको भी यही सारी बातें बताकर और उसके बाद इन्वेस्ट कराया। तो वो मुझे बोल नहीं सकते, वो मुझे कभी नहीं बोल सकेंगे कि अश्विनी भाई आपने ये गलती की। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इन्वेस्टर का जो फंड है, कहीं उसके ऊपर तो रिस्क नहीं है, कहीं वो पैसा तो नहीं डूब जाएगा। देखिए, यदि मैं आपको रियल बताऊं, यदि बिल्डर ने यहाँ से कुछ सीख कर और फिर आगे बढ़ा, जैसे कि 2-3 बड़े बिल्डर्स हैं जिनके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है और उन्होंने उसके बाद से बहुत कुछ सीखा और सीधे रास्ते पर चले, और आज वो बहुत बड़े ब्रांड हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से M3M भी कर सकता है। और M3M का एक सबसे बड़ा अच्छा फ़ायदा ये है कि उसके जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं उनके लिए फ़ंड की कमी नहीं है। बट बिल्डर जिस तरीके से अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, और इसकी वजह से यदि ये पैसा उसने ट्रांसफ़र कर दिया अपने उन प्रोजेक्ट्स पर या लैंड डील्स हैं जो नई उनके ऊपर, तो प्रॉब्लम आ सकती है। बट मुझे नहीं लगता है कि बिल्डर अब ऐसा रिस्क लेगा, क्योंकि बिल्डर अपने तरीके से चल रहा था। उसे लग रहा था कि वो
हर एक कंडीशन को मैनेज कर सकता है, हर एक सिचुएशन को मैनेज कर सकता है। बट यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हुआ है, और यहाँ से यदि बिल्डर सीख कर आगे बढ़ेगा तो बहुत अच्छा नाम है। और यहाँ पर जो इन्वेस्टेड लोग हैं इनका पैसा, क्योंकि एक ये भी वजह होती है, मैं इसलिए बताता हूँ कि एक तो पैनिक में आने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि आपने 30, 40, 50% यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है। जिसने 50% पे कर दिया, अब वो क्या कर सकता है? उनके हाथ में क्या है? वो वहाँ से विड्रॉ तो नहीं कर सकते, इंस्टेंट विड्रॉ तो नहीं कर सकते। और ये बिल्डर के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा भी है, क्योंकि यदि एक लिस्टेड कंपनी होती और यदि आपने इसके स्टॉक्स शेयर्स खरीदे होते, तो ये लगा लो कि आपका पैसा बहुत बुरी तरीके से मार्केट क्रैश होती, आपका 30 to 40% जो अमाउंट है वो शायद आप लॉस में चल रहे होते। लेकिन रियल स्टेट में ये फ़ायदा हो जाता है, रियल स्टेट में ये फ़ायदा होता है कि वो इंस्टेंट विड्रॉ नहीं कर सकते, बिल्डर के पास अपना फंड है, और यदि उन प्रोजेक्ट्स को रेडी करके वो सेल करता है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि 20 से 30% मार्जिन हर एक प्रोजेक्ट में होता है, और बिल्डर यदि उसको लेकर चलता है और उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके और फिर देता है, तो उसको अपना भी फ़ायदा है, वहाँ के इन्वेस्टर को भी फ़ायदा होगा। बट बिल्डर को लगता है कि नहीं यार, मैं इसको बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकता हूँ, इस प्रोजेक्ट का पैसा उधर लगाया, इधर लगाया, जो ये गेम खेलते रहते हैं कुछ बिल्डर। यदि ऐसा ही कुछ करता रहा तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भीड़ को देखकर कभी भी इन्वेस्ट ना करें। और यदि फिर भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं बाद में वीडियो के ऊपर कि सर पहले तो कोई नहीं बोलता, उसके बाद 1000 बोलने वाले हो जाते हैं। मैं पहले भी बोलता हूँ और बाद में भी बोलता हूँ, पहले मेरे वीडियो देख लीजिए अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला था। और इस पे M3M पे जिन चीज़ों के लिए मैं वरीड था, जो मुझे थोड़ा सा जो मैं कॉन्फिडेंट जिन वजह से नहीं हो पा रहा था, आप जो 5 से 6 वीडियो M3M के ऊपर उठा कर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था और क्या आज हो रहा है। इसलिए कभी भी ऐसी बातें एक ब्रोकर के साथ सभी को मत बराबर मान के चलिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर तो आप मार्केट से ये उम्मीदें भी छोड़ दें कि आपके साथ हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी, हर एक डील ट्रांसपेरेंट होगी। फिर नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप सबको बराबर लेकर चल रहे हैं, जो सही चल रहा है उसको भी आप गलत बता रहे हैं, और जो गलत तरीके से डील कर रहा है उसको उस टाइम तो डील कर लेते हैं, लेकिन आप उसको 6 महीने बाद गलत बता रहे हैं, तो वो भी गलत है। क्योंकि आपको पहले समझना चाहिए कि आपका रियल इस्टेट एडवाइज़र कौन हो सकता है, क्योंकि उसको कम से कम इतनी नॉलेज होनी चाहिए जो किसी प्रोजेक्ट का फ्यूचर देख पाए। उसे फ्यूचर देखना होगा। यदि कोई कहता है ना कि भाई हम एस्ट्रोलॉजर थोड़ी ना है, एस्ट्रोलॉजर बनना पड़ेगा यदि एक अच्छा रियल एस्टेट एडवाइज़र है तो। और यदि नहीं है, मेरा एस्ट्रोलॉजर का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टर्स की जाके और उनकी रेखाएं, हाथ की रेखाएं देखना स्टार्ट कर दो। मेरा मतलब ये है कि आपकी R&D इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतनी डीप होनी चाहिए कि आपको समझ में आए, और साथ में वो आप अपने क्लाइंट्स को समझा पाओ कि इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट को आपको सजेस्ट नहीं कर रहा। मुझे 10-11 साल के एक्सपीरियंस में मेरे पास इतने क्लाइंट्स बने हैं जिनको मैं एक बार बोलता हूँ कि सर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना, नहीं करते, और जिसको बोलता हूँ कि यहाँ पे करना है, एक कॉल पर इन्वेस्ट करते हैं। वो एक दिन की बात नहीं और एक दिन का विश्वास नहीं, वो बहुत टाइम लगता है। हाँ, रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, कुछ छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं 100% किसी चीज़ के बारे में बोल सकता हूँ, बट हाँ, फिर भी बहुत हद तक हम शेयर कर सकते हैं क्लाइंट को, और बिल्डर को समझ सकते हैं। बिल्डर को बिना समझे और भीड़ का हिस्सा बनकर, और जब हम डील कर रहे हैं तब तो फिर यही होना है। बट कुछ उम्मीदें होती हैं हमारी भी क्लाइंट्स के साथ। ऐसा कमेंट बॉक्स में कोई नहीं आता कि हाँ सर आपने सही सजेस्ट किया था, उस टाइम पर आपने ये किया था। कम से कम ऐसा कर दिया करो यार, जिन क्लाइंट्स के साथ मेरी बात हुई हैं, क्योंकि फिर बाद में जो नेक्स्ट क्लाइंट होते हैं ना, उनको उनके साथ बात करने का मन भी नहीं करता कि आपने पहले कितना किया उन क्लाइंट्स के लिए। आपने अपने 15-20 मिनट दिए, और आप 1 मिनट एक कमेंट्स पे लिख के नहीं सकते कि हाँ हमारे साथ ऐसा होने वाला था लेकिन आपकी वजह से हमने नहीं किया। तो कम से कम तो यार बताया करो, ताकि दूसरे क्लाइंट्स को भी विश्वास हो। मुझे पता है जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं जानता हूँ उनके लिए 1-1 मिनट कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, बट मेरे लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है, और मैं भी अपना टाइम निकालता हूँ। तो इतनी उम्मीदें आपसे भी करता हूँ, और यकीन मानिए यदि आपने ऐसा किया, जो मेरी आपसे बातें होती हैं, और यदि वो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे आप सभी के साथ शेयर की, तो शायद मैं दोगुने जोश से आप लोगों के साथ
फिर से ऐसे काफ़ी सारे वीडियो लेकर आ सकता हूँ। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, यहाँ पर पैनिक ना लें, कोशिश करें कि बिल्डर्स के साथ बात करते रहें, और कुछ दूसरे ऐसे डाउट्स हैं मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा, क्योंकि जब मैं वीडियो तभी वही बनाता हूँ जो जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ आवश्यकता होती है। सेल के लिए मेरे बहुत कम वीडियोज़ होते हैं, 90% मेरे वीडियोज़ आप लोगों की हेल्प के लिए होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।